जिसे हिंदी में कहा जाता है निषेचन। हिंदी में कहेंगे इसको निषेचन। निषेचन। अब अपन चर्चा करेंगे कि ये निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है। तो देखिए, जनरली रूप से अगर अपन निषेचन की परिभाषा दें तो यूं कहा जा सकता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक, अपन ने गैमेटोजेनेसिस की क्रिया पढ़ी है, जिसमें अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की बात की थी, उनकी चर्चा अपन ने की थी, जहां पर आपको ये पता चला होगा कि नर युग्मक क्या होता है और मादा युग्मक क्या होता है। नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक अंडाणु होता है। तो जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलेंगे तो उनकी ये जो मिलने की जो क्रिया होगी उसी को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। तो डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन मैं लिख सकता हूं कि नर, डेफिनेशन लिखी जा सकती है नर युग्मक, नर युग्मक, और नर युग्मक अपन क्या कह सकते हैं हिंदी में, नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक। मादा युग्मक क्या होगा, अंडाणु। मादा युग्मक क्या होगा, अंडाणु। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के आपस में संलयन की जो क्रिया होगी, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के आपस में या के संलयन की डायरेक्ट के संलयन की क्रिया, के संलयन की क्रिया, संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। संलयन की क्रिया निषेचन, निषेचन कहलाती है। निषेचन कहलाती है। निषेचन कहलाती है। ये एक परिभाषा कि नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। नर युग्मक क्या है, शुक्राणु, मादा युग्मक क्या है, अंडाणु के संलयन की क्रिया। संलयन का मतलब होता है यहाँ पर मिलना। संलयन का मतलब क्या होता है, मिलना। तो नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की जो क्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। देखिए, गैमेटोजेनेसिस की बात की थी और गैमेटोजेनेसिस में आपको बताया था कि युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों का निर्माण, एक युग्मक शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु बनने की क्रिया को अपन ने क्या कहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा था। और एक युग्मक जो अंडाणु बनता है, मादा युग्मक, और मादा युग्मक या अंडाणु बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है, oogenesis कहा जाता है। तो जब अंडाणु और शुक्राणु बन जाएंगे, इसके बाद में इनमें फ्यूजन होगा। फ्यूजन का मतलब होगा कि इनमें ये आपस में मिलेंगे, और जब ये आपस में मिलेंगे और नर युग्मक और मादा युग्मक के प्रोन्यूक्लियन, प्राक केंद्रक जब आपस में मिल जाएंगे तो आपस में मिलने पर इनमें जो फ्यूजन की जो क्रिया होगी उसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण। शुक्राणु एन होता है, अगुणित होता है। अंडाणु क्या होता है, एन होता है, अगुणित होता है।
और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उसके बाद में 2n द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक, तो ये तो अपन एक जनरल परिभाषा की बात की। अब अपन बात करते हैं कि ये जो फर्टिलाइजेशन है, इस फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं कि ये हो तभी फर्टिलाइजेशन संभव है। तो कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? बेसिक नीड कौन कौन सी है? बेसिक नीड फॉर फर्टिलाइजेशन कि निषेचन के लिए कौन सी मूलभूत आवश्यकता है? हिंदी में कहें तो निषेचन हेतु मूलभूत आवश्यकता। कौन कौन से बेसिक नीड है निषेचन हेतु, जिससे कि निषेचन की क्रिया है वो संपन्न। तो देखिए, सबसे पहले नीड की बात करते हैं तो ये अपन ये कहेंगे कि सबसे पहली बात ये होगी कि तरल माध्यम उपलब्ध होना चाहिए। तरल माध्यम आवश्यक है। तरल माध्यम आवश्यक है। तरल माध्यम जो है वो तरल माध्यम आवश्यक है। अब बात ये आती है कि तरल माध्यम से क्या मतलब है? तरल माध्यम का मतलब है कि स्पर्म जो होता है वो गतिशील होता है और ओवम जो होता है वो अगतिशील होता है। अब अंडाणु के पास में स्पर्म जाएगा तो स्पर्म जाएगा तो उसके उस अंडाणु तक पहुंचने के लिए, शुक्राणु के अंडाणु तक पहुंचने के लिए, शुक्राणु तैर कर वहां पर जाएगा, अंडाणु तक जाएगा, तो शुक्राणु के अंडाणु तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक तरल माध्यम की आवश्यकता, जिससे कि उस तरल माध्यम में तैरकर अंडाणु तक शुक्राणु पहुंच सकता है। तो किसकी आवश्यकता होती है? तरल माध्यम। अब देखिए, यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखिए, निषेचन जो है वो दो प्रकार का होता है। अगर अपन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें, अभी बताऊंगा आपको, पहले जनरल रूप से बात करते हैं। टाइप्स की बात करें तो दो प्रकार का निषेचन होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, दो प्रकार का होता है। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है, वो कहाँ होता है? बाह्य निषेचन होता है वो जल में, अपन कह सकते हैं। मतलब बाह्य निषेचन का मतलब हुआ कि ऐसे जीव जिनमें निषेचन शरीर के बाहर होता है। शरीर के बाहर का मतलब है कि उनमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों शरीर से बाहर छोड़े होते हैं। मेल प्राणी अपने शुक्राणु शरीर से बाहर छोड़ता है, फीमेल प्राणी अपने अंडाणु शरीर से बाहर छोड़ता है, तो बाहर ही उनमें फ्यूजन होता है। तो ऐसा तो जलीय माध्यम में देखा जाता है। तो जलीय माध्यम जिनमें मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जिन जीवों में बाह्य निषेचन पाया जाता है, उनमें जो तरल होता है वो क्या होता है? जल। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ये चीज कि बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन में तरल माध्यम, बाह्य निषेचन में तरल माध्यम जल होता है। बाह्य निषेचन में तरल माध्यम जल होता है, जबकि आंतरिक निषेचन होगा, जबकि आंतरिक निषेचन में तरल माध्यम दैहिक तरल होता है। आंतरिक निषेचन में तरल माध्यम दैहिक द्रव होता है। दैहिक द्रव से तात्पर्य है
यही दर्द होता है। ओके, एक मूलभूत आवश्यकता क्या है कि निषेचन में तरल माध्यम की आवश्यकता होती है। अब बाह्य निषेचन की बात करते हैं तो बाह्य निषेचन तो कहाँ होता है? जल में होता है। तो इसलिए वहां पर तो तरल माध्यम क्या होता है? जल। तो वहां पर तो किसकी आवश्यकता होगी? जल की आवश्यकता होगी। जबकि आंतरिक निषेचन की बात करें तो आंतरिक निषेचन तो शरीर के अंदर ही होता है। तो इसलिए वहां पर किसकी आवश्यकता होती है? बॉडी फ्लूइड की आवश्यकता होती है, दैहिक द्रव जो का उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट मूलभूत आवश्यकता की बात करें, नंबर 2 बात की जाए तो यह होगा कि शुक्राणु और अंडाणु का जो ये फ्यूजन हो रहा है, जो मिलन हो रहा है, भाई फर्टिलाइजेशन का जो मेन मतलब है, फर्टिलाइजेशन का मतलब ही है अंडाणु और शुक्राणु का मिलना। तो जो शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन हो रहा है ये अतिशीघ्र होना चाहिए। ये शुक्राणु और अंडाणु की जो मिलन की बेला है, ठीक है, ये जो संगम इनका हो रहा है, ये इनका जो मिलन हो रहा है, ये मिलन अतिशीघ्र होना चाहिए। अगर इनके मिलन में कुछ देरी हो जाती है तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए मिलन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अब आप कहोगे सर जल्दी क्यों होना चाहिए? देखिए, इनके जीवन काल की बात की जाए तो वो कम होता है। जैसे स्पर्म के जीवन काल की बात करें, बहुत थोड़ा सा जीवन काल होता है। अलग अलग एनिमल्स में स्पर्म के जीवन काल की बात करें वो अलग अलग होती है। मनुष्य में 1 से 2 दिन तक का जीवन काल होता है। तो अगर मान लीजिए कि इनके मिलन में समय लग गया है और ये समय पर उनसे नहीं मिल पाए हैं तो वो वहां पर क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक, या अपन ये कहें कि जब अंडाणु होगा, वो अंडाणु जब मैच्योर वाली कंडीशन में आता है, ठीक है, उससे कंडीशन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन वाली क्रिया हो रही है, वही स्पर्म को इसके अंदर एंटर करना पड़ेगा। अभी बताया जाएगा आपको कैसे एंटर करेगा, और उसके बाद में उसके प्रो न्यूक्लियाई के साथ में पराग केंद्र के साथ में मिलेगा। तो अगर समय पर वो उसके साथ में नहीं मिल पा रहा है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए इनका जो मिलन है शुक्राणु और अंडाणु का, वो अतिशीघ्र होना आवश्यक है। तो नेक्स्ट इसकी बेसिक नीड जो है वो क्या होगी कि शुक्राणु है, शुक्राणु का स्पर्म कहेंगे, शुक्राणु व अंडाणु का, शुक्राणु व अंडाणु का, शुक्राणु व अंडाणु का अतिशीघ्र मिलना आवश्यक है। अतिशीघ्र शुक्राणु व अंडाणु का अतिशीघ्र मिलना, अतिशीघ्र मिलना आवश्यक है, आवश्यक। शुक्राणु व अंडाणु का अतिशीघ्र मिलना आवश्यक है, क्योंकि इनका जीवन काल, क्योंकि इनका जीवन काल या इनकी जीवन अवधि या इनका जीवन काल कम होता है, इनका जीवन काल कम होता है। इनका जीवन काल जो है वो जीवन काल क्या होता है? कम होता है। ठीक है, शुक्राणु व अंडाणु का अतिशीघ्र मिलना आवश्यक है क्योंकि इनका जीवन काल कम है, और जीवन काल कम है इसलिए जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए तो निषेचन की क्रिया हो सकती है। नंबर 3 बात करें तो शुक्राणुओं की संख्या का अधिक होना आवश्यक है, क्योंकि एक अंडाणु और उस अंडाणु के पास में कई शुक्राणु गति करके जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई स्पर्म जो कोई शुक्राणु उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं हो कि वो वहां पर चला जाए, और अगर वहां चला गया तो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं हो कि वो उसकी भित्ति को भेद कर अंदर एंटर कर जाए। तो ऐसी क्रिया के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा स्पर्म होंगे, शुक्राणु की संख्या अगर ज्यादा होगी तो उनमें से कोई ना कोई स्पर्म तो अंडाणु तक पहुंच जाएगा और पहुंचकर उसको निषेचित कर देगा। इसलिए शुक्राणु की संख्या का ज्यादा होना आवश्यक होता है। तो नंबर 3 जो है वो आवश्यकता मैं लिखूंगा यहाँ पर कि शुक्राणु की अत्यधिक संख्या,
शुक्राणु की अत्यधिक संख्या, शुक्राणु की अत्यधिक संख्या वह गतिशील होना जरूरी है, वह गतिशील होना आवश्यक है। एक तीसरी इसकी बेसिक नीड हुई, तीसरी इसकी आवश्यकता हुई कि शुक्राणुओं की अत्यधिक संख्या गतिशील होना आवश्यक है, कि अगर शुक्राणुओं की संख्या अगर ज्यादा है तो कोई ना कोई शुक्राणु जो है वो उस तक पहुंच सकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक चीज और जोड़ी है कि उसका गतिशील होना भी आवश्यक है, क्योंकि गतिशील शुक्राणु ही होता है, अंडाणु नहीं होता। तो अगर वो गतिशील है तो वो तरल माध्यम में गति करके वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये इसका गतिशील होना आवश्यक है। तो ये एक निषेचन जो है उस निषेचन की बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकता है। निषेचन किसे कहते हैं ये अपने बात की है कि नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया, नर और मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। दोबारा सुनो, नर व मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर व मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के लिए ये कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, इनके अभाव में निषेचन की क्रिया होना संभव नहीं है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो निषेचन के लिए तरल माध्यम आवश्यक है, निषेचन के लिए तरल माध्यम आवश्यक है। जिन जीवों में निषेचन बाह्य होता है, बाह्य निषेचन होता है, उनमें तरल माध्यम जल की आवश्यकता है, क्योंकि वो जीव अपने युग्मक जल में छोड़ देते हैं। जैसे नर की बात करें तो नर अपना नर युग्मक शुक्राणु और मादा अपना युग्मक अंडाणु जल में छोड़ देते हैं। तो जब निषेचन होगा तो स्पर्म जो है शुक्राणु तैरकर अंडाणु तक पहुंचेगा। तो तैर तक वहां पर पहुंच रहा है तो इसका मतलब होगा कि वो तैरकर पहुंचा, वो क्या है? जल है। वो क्या है? जल है। और वो जल क्या है? तरल माध्यम, जिससे तैरकर वो पहुंच सकता है। और जिन जंतुओं में आंतरिक निषेचन पाया जाता है, जैसे मनुष्य की बात करो, कशेरुक प्राणी जो है उनकी लगभग की बात करो, तो उसके अंदर क्या होता है कि आंतरिक निषेचन होता है, शरीर के अंदर ही डेवलपमेंट होता है, अंडा शरीर से बाहर नहीं दिया जाता है। तो इनमें तरल माध्यम क्या हो? इनमें तरल माध्यम बॉडी फ्लूइड होता है, दैहिक द्रव होता है। उस दैहिक द्रव में तैरकर शुक्राणु कहां तक चले जाते हैं? अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है कि शुक्राणु व अंडाणु का अति शीघ्र मिलना आवश्यक है, क्योंकि इनका जीवन काल कम होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु को मिलना है तो जल्दी से जल्दी अगर वो मिल जाए तो निषेचन की क्रिया हो जाए, क्योंकि इनका जीवन काल कम होता है। अगर ये समय से उसके साथ में नहीं मिल पाते हैं, इनके प्राक केंद्रक समय से नहीं मिल पाते हैं, तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। अतः शुक्राणु और अंडाणु का क्या करना है? अति शीघ्र मिलना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है शुक्राणुओं की अत्यधिक संख्या में गतिशील होना आवश्यक है। अगर शुक्राणुओं की संख्या काफी अधिक है तो इतने शुक्राणुओं में से कोई ना कोई शुक्राणु ऐसा जरूर होगा जो अंडाणु से संपर्क करेगा, उस अंडाणु की झिल्ली को भेद कर अंडाणु में प्रवेश करेगा और निषेचन की क्रिया को संपन्न करेगा। अगर शुक्राणुओं की संख्या कम है तो हो सकता है कि वो शुक्राणु
में कोई शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए उसका गतिशील होना भी क्या है, आवश्यक है। तो ज्यादा संख्या है और गतिशील है तो उस निषेचन की संभावना प्रबल हो जाती है। तो ये निषेचन के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। आप इसे एक बार नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अपने कुछ बेसिक नीड्स की बात की है, कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की अपने यहाँ बात की है। अब अपन बात करेंगे इसके आगे। देखिए, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के प्रकार। हिंदी में कहें निषेचन, निषेचन के प्रकार। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि निषेचन दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन, एक बाह्य निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक तो होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसको कहते हैं बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसे क्या कहा जाएगा, बाह्य निषेचन। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये बाह्य निषेचन क्या होता है। देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं कि जब किसी प्राणी में निषेचन शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। डेफिनेशन है इसकी, जब निषेचन, जब निषेचन प्राणी के शरीर के बाहर, या जब निषेचन मादा के शरीर के बाहर, निषेचन का मादा प्राणी अंडा देती है, तो जब निषेचन मादा प्राणी के शरीर के बाहर, अब देखिए यहां पर हम बात करें कि मादा प्राणी के शरीर के बाहर। अब शरीर के बाहर तो अंडे कहां देती है मादा प्राणी, बाह्य निषेचन जिनमें होता है वो जल में देता है। तो क्योंकि मैंने कहा था कि तरल माध्यम आवश्यक होता है, तरल माध्यम बाहर क्या होगा, जल होगा। तो जब निषेचन मादा प्राणी के शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है, जलीय माध्यम
में जलीय माध्यम में होता है, जलीय माध्यम में होता है, तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो उसे बाह्य निषेचन, तो उसे बाह्य निषेचन या कहें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन कहते हैं। तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जब निषेचन मादा प्राणी के शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो दे सकते हैं अपन जलीय जीव, जल में रहने वाले जीव जिनमें कैसा निषेचन होता है, जिनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसा निषेचन जिसमें मादा प्राणी अपने शरीर के बाहर जलीय माध्यम में अंडे देती है। ऐसा निषेचन जिसमें मादा प्राणी अपने शरीर के बाहर जलीय माध्यम में अंडे देती है और नर प्राणी भी जलीय माध्यम में अंडे देते हैं, शरीर शुक्राणु छोड़ते हैं। और जब ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो मादा प्राणी के शरीर के बाहर जलीय माध्यम में ही इनमें क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक, तो जब निषेचन मादा प्राणी के शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक, ये तो बात हुई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। अब बात आती है दूसरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नंबर 2 है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसको हिंदी में कहा जाता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसको अपन क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन अपन उसको कह सकते हैं। आंतरिक निषेचन क्या होता है? आंतरिक निषेचन इसके जस्ट उल्टा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के जस्ट उल्टा यहां पर अपन ने बात की कि जब निषेचन मादा प्राणी के शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कहेंगे कि जब निषेचन मादा प्राणी के शरीर के अंदर होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मादा प्राणी के शरीर में जो अंडवाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब वगैरह है, उसके अंदर निषेचन हो। मनुष्य की बात करें, ठीक, तो डेफिनेशन लिखिएगा कि जब निषेचन मादा प्राणी के शरीर, मादा प्राणी के शरीर में, यहां मादा प्राणी के शरीर में मैं अंडवाहिनी जिससे मनुष्य की बात करते हैं तो वहां पर अंडवाहिनी होता है, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी में होता है। जब निषेचन मादा प्राणी के शरीर मतलब अंडवाहिनी में होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन एग्जाम्पल की यहां बात करें तो अपन कह सकते हैं कि जलीय जीवों के अतिरिक्त, जलीय जीवों के अतिरिक्त अधिकांश जीव, मोस्टली
इसका एग्जाम्पल होगा कि जब निषेचन मादा प्राणी के शरीर के अंदर होता है, मादा प्राणी के शरीर में होता है, और मादा प्राणी के शरीर में जो अंडवाहिनी में होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और ये जलीय जीव जो है, जलीय जीवों के अतिरिक्त अधिकांश जो जीव हैं उनमें इस प्रकार का जो निषेचन है वो पाया जाता है। तो ये बात की अपन ने इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये दो प्रकार का निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन होता है, एक आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन वे होता है जिसमें निषेचन जो है वो शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है, और आंतरिक निषेचन वह होता है जिसमें निषेचन शरीर के अंदर अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का आपका निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। देख लीजिए इसको, उसके बाद में अपन आगे चर्चा करेंगे। ये निषेचन के दोनों प्रकार के अपन यहाँ चर्चा की है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चर्चा करते हैं। निषेचन की परिभाषा अपन ने पढ़ी, निषेचन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की अपन ने बात करी, निषेचन के प्रकार की अपन ने बात करी। अब अपन बात करेंगे निषेचन की मैकेनिज्म की बात करेंगे कि निषेचन किस प्रकार से, तो बात करते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया हिंदी में कहें तो अपन कह सकते हैं निषेचन की क्रिया विधि। निषेचन की क्रिया, देखिए निषेचन की क्रिया विधि की यहां अपन बात करेंगे तो अपन 5 चरणों में निषेचन की क्रिया विधि को पढ़ते हैं। निषेचन की क्रिया विधि की निषेचन किस प्रकार से होगा वो 5 चरणों में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके अपने 5 चरण कौन कौन से उनके नाम अपन बात करते हैं, उसके बाद में उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहली स्टेप जो है, पहला जो पद है वो है अप्रोच, approach sperm to ovum, approach sperm to ovum, approach sperm to ovum कि स्पर्म का अंडाणु तक पहुंचना। अप्रोच मतलब क्या हो गया, पहुंचना। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं हिंदी में शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। ये पहली क्रिया, ये पहली स्टेप। पहली स्टेप क्या हुई, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, अप्रोच स्पर्म टू ओवम। देखिए फर्टिलाइजेशन की क्रिया की बात कर, मैंने बताया था कि ओवम जो होता है वो तो अगतिशील होता है, शुक्राणु गतिशील होता है। तो निषेचन तभी होगा जब शुक्राणु अंडाणु के पास आएगा। पहली क्रिया है कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचे। नंबर 2, दूसरी जो स्टेप है
वो है आपकी कैप्सिस, कैप्सिस एंड कॉन्टैक्ट। कैप्सिएशन एंड कॉन्टैक्ट, ठीक। अब देखिए कैप्सिएशन एंड कॉन्टैक्ट का मतलब हुआ, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क और कैप्सिएशन का मतलब होता है योग्यता, ठीक है। क्या आप ये भी कह सकते हैं कैप्सिएशन एंड कॉन्टैक्ट गैमेट, कैप्सिएशन एंड कॉन्टैक्ट गैमेट मतलब होगा हिंदी में युग्मकों का संपर्क व योग्यता अर्थ, कॉन्टैक्ट गैमेट्स एंड कैप्सिस, युग्मकों का संपर्क एंड योग्यता अर्थ, युग्मकों का संपर्क और योग्यता अर्जन, या कहें योग्यता अर्जन है युग्मकों का संपर्क हो सकता है। कॉन्टैक्ट गैमेट्स एंड कैप्सिस, कैप्सिस, ठीक है, कैप्सिस, युग्मकों का संपर्क और योग्यता कि शुक्राणु अंडाणु तक तो पहुंच गया, इसके बाद में युग्मकों का संपर्क हुआ। और युग्मक क्या है? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक क्या है? अंडाणु। युग्मकों का संपर्क वह योग्यता जो, और अब वो वहां पर पहुंच गए, काफी सारे पहुंचते हैं, लेकिन जिसमें योग्यता होती है वो अंदर एंटर कर जाता है, बाकी सारे बाहर रह जाते हैं, ठीक। फिर नंबर 3 बात है, अगर मान लीजिए इसने योग्यता अर्जन कर लिए तो स्पर्म जो होगा वो क्या करेगा? ओवम के अंदर एंटर कर जाएगा। तो नंबर 3 की आएगी प्रोसेस, नंबर 3 होगी स्पर्म एंटर इन ओवम, स्पर्म एंटर इन ओवम, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। तीसरी क्रिया होगी शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, संपर्क में आएगी अंडाणु के, उसके बाद में जिसमें योग्यता होगी वो क्या करेगा? अंडाणु में प्रवेश कर देगा। तीसरा पद यही है स्पर्म एंटर इन ओवम, कि शुक्राणु का अंडाणु में क्या करना? प्रवेश करना। जब ये अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो इनके अंदर क्या होगा कि जैसे ही इस अंडे में प्रवेश करेंगे तो अंडा जो होता है वो एक्टिव हो जाएगा, और अंडे में सक्रियण की क्रिया, एक्टिवेशन की क्रिया होगी, जिससे अंडे में कई प्रकार के परिवर्तन होंगे। तो वो चौथा स्टेप होगा जिसको अपन कहेंगे एक्टिवेशन ऑफ ओवम। नंबर 4 आएगा आपका एक्टिवेशन ऑफ ओवम, एक्टिवेशन ऑफ ओवम मतलब अंडाणु का क्या होना? सक्रिय होना। अंडाणु जो होगा उस अंडाणु का सक्रिय होना, अंडाणु का सक्रिय हो सकता है या अंडाणु का सक्रिय होना, अंडाणु का सक्रिय होना, या जनरली बोल दीजिए अंडाणु का सक्रिय होना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, सक्रिय बोल दीजिए, सक्रिय होना। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा उसके बाद अंडाणु जो है उस अंडाणु के अंदर
कई प्रकार की क्रियाएं होंगी, ठीक, मतलब अंडाणु सक्रिय हो जाएगा और कई प्रकार की एक्टिविटीज उसमें होंगी, तो वो प्रोसेस है अंडाणु का सक्रिय। पता है आपको क्या क्या क्रिया हो। उसके बाद लास्ट स्टेप आएगी 5वीं, और वो होगी आपकी फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेटिक कोन्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस, प्राक केंद्रकों का संलयन, युग्मकों के प्राक केंद्र का संलयन, के प्राक केंद्रकों का संलयन। जब अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश कर गया, उसके बाद में अंडाणु एक्टिव हो गया, फिर क्या होगा कि जब वो अंडाणु एक्टिव होगा फिर इसमें शुक्राणु का प्राक केंद्रक और अंडाणु का प्राक केंद्रक आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, आपस में उनका संलयन हो जाएगा, और जब आपस में उनका संलयन हो गया तो उनसे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बनेगा, जाइगोट, जो कैसा होगा 2n। तो इस प्रकार निषेचन की जो क्रिया होगी, उस निषेचन की क्रिया में ये 5 पद देखे जाएंगे। इन 5 चरणों में निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। नंबर 1, अप्रोच स्पर्म टू ओवम, इस शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचे। नंबर 2, कॉन्टैक्ट गैमेट एंड कैप्सिएशन, युग्मकों का संपर्क व योग्यता। नंबर 3, स्पर्म एंटर इन ओवम, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश कर। नंबर 4, एक्टिवेशन ऑफ ओवम, अंडाणु का सक्रिय हो। नंबर 5, फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस, युग्मकों का प्राक केंद्र, युग्मकों के प्राक केंद्र का संलयन, ठीक है। ये इसके 5 पद हैं, और इन 5 पदों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। इनकी अपन डिटेल बात करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो मेनली अपने को ये पता होना चाहिए कि ये 5 पद हैं, और इन 5 पदों में निषेचन होता है। ठीक है, ये 5 पद हैं। इस 5 पदों में निषेचन की क्रिया को अपन डिटेल से पढ़ें। देखिए ये पढ़ें, इससे पहले मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक अलग हटकर एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे रिलेटेड इसको मैंने किया है कैसे भी, एक आपको समझाने की दृष्टि से। तो देखिए बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं पर चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव में वोट करने आपको जाना है। आप में से बहुत से लोगों ने वोट किया भी होगा, जब करेंगे तो उसको मैं इससे रिलेटेड बनाकर आपको समझाने की प्रयास करता हूँ। देखिए चुनाव की क्रिया को मैं 5 पदों में आपको समझाता हूँ। 5 पद कौन से? पहला, अप्रोच स्पर्म टू ओवम। मान लीजिए कि आप मतदाता हो और आपको स्पर्म नाम दिया गया है, ठीक है। सपोज करते हैं एक मतदाता हो, आपको स्पर्म, ओवम, ओवम जिसको मैं कह रहा हूं मतदान केंद्र, ठीक है। मतदान केंद्र को जहां पर मतदान आप देने जाओगे, वोट करने जहां जाओगे, कोई भी स्कूल में आपका बूथ बना रखा है, कहीं पर भी बना रखा है, उसको मैंने एक मतदान केंद्र को अंडाणु कहा है। और आप जब वोट करने वहां जा रहे हो तो आपको मैंने शुक्राणु कहा है। पहली स्टेप क्या होगी
शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। आपको वोट करने जाना है, ठीक है, तो गतिशील कौन होगा, शुक्राणु या अंडाणु? शुक्राणु। अंडाणु गतिशील नहीं हो। आपको वोट करने किसी स्कूल में जाना है जहां बूथ बना रखा है, वो स्कूल तो चलकर आपके पास आएगी, आपको वोट करके जाना तो आपको चलकर वहां जाना है, मतलब आप क्या हो, गतिशील। तो पहली स्टेप होगी शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। आपको वोट देना है तो आप घर से चलो, घर से चलकर किसी भी साधन से, कोई भी माध्यम हो सकता है, पैदल माध्यम हो सकता है या कोई भी व्हीकल से आप घर से रवाना हुए। और पहला काम आपका क्या है, पहली स्टेप आपकी क्या है कि आपको उस अंडाणु तक पहुंचना है, आपको उस मतदान केंद्र तक पहुंचना है। नंबर 1 स्टेप। स्टेप नंबर 2, कॉन्टैक्ट गैमेट एंड एब्सिशन। कि जैसे आप उसके पास जाओगे, वहां पर चलकर चले गए, तो आप नजदीक आ गए। किसके? आप घर से चलकर आए हो, आप किसके नजदीक आ गए? आप अंडाणु के नजदीक आ गए, आप उस मतदान केंद्र के नजदीक आ गए। तो वो मतदान केंद्र क्या है? गैमेट है। कैसा गैमेट हो? फीमेल गैमेट है। आप कैसे हो? मेल गैमेट है। वो दोनों पास में, कॉन्टैक्ट में आ गए, संपर्क में। नेक्स्ट इसी में जोड़ रखा है मैंने कैप्सेशन, योग्यता। अब आप उसके संपर्क में तो आ गए, लेकिन अगर आपके पास योग्यता है तो आप अंदर एंटर करोगे, अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो आप अंदर एंटर नहीं कर सकते। अब योग्यता क्या? योग्यता ये होगा कि योग्यता के लिए आपके पास में वोटर आईडी होना चाहिए, कोई भी पहचान जरूरी है, आपका वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है और आपके पास में वो वोट आईडी है कोई, तो इसका मतलब वो योग्यता का प्रमाण है कि मैं वोट कर सकता हूं, मेरा यहाँ पर वोट है, तो वो आपके पास में एक योग्यता का प्रमाण। जैसे ही आप उसके संपर्क में गए, संपर्क में जाने के बाद में अगर आप में योग्यता है वोट करने की, तो आप क्या करोगे? उसके अंदर प्रवेश करो। नंबर 3 किया स्पॉम एंटर इन ऑन। आप में अगर योग्यता है तो आप उस कोवम में प्रवेश कर सकते। गेट के ऊपर ही खड़ा हुआ व्यक्ति जो होगा वो आपकी आईडी चेक करेगा, आपके हिसाब, हाँ ये फला आदमी है, वोटर लिस्ट में इसका नाम है नहीं है। अगर वहां पर है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आईडी आपकी सही है, तो वो कहेगा आपको अंदर जाने देगा। तो वो तीसरी क्रिया रहेगी कि आपने अगर योग्यता है तो स्पम एंटर इन ऑन। आप क्या हो? स्पम। और ऑन क्या है? मतदान केंद्र, आप उसके अंदर प्रवेश कर सकते। नंबर तीसरी क्रिया स्पम एंटर इन ऑन। ओके, 3 स्टेप आगे लिखिए, बिल्कुल एज इट इज इसी प्रकार से 3 स्टेप आगे। अब चौथी स्टेप एक्टिवेशन ऑफ। आप जैसे उसके अंदर एंटर करोगे, एंटर करते ही वहां के जो कर्मचारी हैं, उस अंडाणु के जो कर्मचारी हैं, वो जो आपका मतदान केंद्र उसके जो कर्मचारी एक्टिव हो जाए। कैसे? आप गए, उसके बाद में आपका नाम उसमें चेक किया जाएगा, आपके साइन वहां से करवाए जाएंगे, आपकी अंगुली पर अमिट स्याही जो है वो लगाई जाएगी, आपको मत पत्र दिया जाएगा, या आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करना है तो उसके लिए आपको एक स्लिप दी जाएगी। तो वो वहां पर क्या हो गया? आपको वहां अंदर एंटर करते ही वो एक्टिव हो गए कि हाँ कोई व्यक्ति यहाँ पर आया है मतदान करने के लिए, तो उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो क्या करेगा? पूरी करने के लिए। तो वो अंडाणु जो है वो क्या हो गया? वहां सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है, तो हो गया। अब क्या होता है? ये हो गया एक्टिवेशन। अब आता है नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियन, युग्मकों के प्राक केंद्रकों का संलयन। अब युग्मकों के प्राक केंद्र, युग्मक मेल युग्म, शुक्राणु, शुक्राणु कौन? आप, अंडाणु कौन? मतदान केंद्र। आपका प्रोन्यूक्लियन, आपको कोई सील दी गई है कि साथ ये मतपत्र पर लगाना है, या आप बटन दबा रहे हो। तो अगर आप बटन दबा रहे हो तो वो मान लीजिए आपको कोई सील दी गई है ठप्पा लगाने के लिए, वो मान लीजिए वो आपका प्रोन्यूक्लियन है। और अंडाणु का प्रोन्यूक्लियन कौन सा है? वो मतपत्र, वो निशान जिसके ऊपर आपको वो लगाना है। तो जैसे ही अंडाणु का प्राक केंद्र, अंडाणु का प्राक केंद्र क्या? वो मतपत्र या वो मशीन का पर जो चिन्ह है वो, उसके सामने जो चिन्ह है वो, और शुक्राणु का कौन सा हो गया? वो उसकी अंगुली होगी, या उसको जो सील दी गई वो उसको दबाए।
जैसे ही दोनों का मिलन होगा, किसका, अंडाणु का प्रयोग केंद्र का और शुक्राणु के पराग केंद्र का, जब दोनों मिले और जैसे ही वो दोनों मिलेंगे और मिलते ही क्रिया होगी। क्रिया क्या होगी, मिलते ही आपने वोट कर दिया, मतलब जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। भाई आपने वोट किया, किसको वोट किया, उसको आपका वोट चला गया, तो वो एक प्रोडक्ट बन गया। इतनी देर प्रोडक्ट नहीं था वो, लेकिन जैसे आपने वोट किया, वोट चाहे किसी को भी किया, वो एक प्रोडक्ट बन गया। तो वो प्रोडक्ट बन गया, वो जाइगोट बन गया। वो क्रिया है, वो क्रिया कौन सी है, निषेचन की क्रिया। ठीक है, तो उसको मैंने आपको एक समझाने की दृष्टि से 5 चरण जो है वो ये बताए हैं, उनको मैं आपको एक अलग वे में ले जाकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूं कि आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी। ठीक, तो इस प्रकार से ये 5 स्टेप होती है फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की, जो कि मैंने आपको एक कहा जाए तो एक अलग वे में, अलग हटकर मैंने उनको समझाने की चेष्टा की है कि किस प्रकार से निषेचन की क्रिया जो वो संपन्न हो सकती है। ठीक है, तो अब ये 5 चरण तो आपको पता लग गए। अब इन 5 चरण के बारे में डिटेल स्टडी जो है अपन करें अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना है।